हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है। तो इस चैप्टर को जो है हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस पार्ट में जो है हम नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स तक पढ़ेंगे, और इसका जो अगला वीडियो आएगा मीन्स दूसरा पार्ट आएगा, उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इस पार्ट में जो है हम नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स तक ही पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कार्बन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कार्बन, तो कार्बन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कार्बन क्या होता है? कार्बन एक एलिमेंट है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं पीरियोडिक टेबल में, और ये एक नॉन मेटल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन जो है नेचर में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में। सबसे पहले अर्थ क्रस्ट पे जो कार्बन का क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो अर्थ क्रस्ट पे जो कार्बन है वो सिर्फ 0.02% कार्बन है, और वो भी किस फॉर्म में? कार्बोनेट के फॉर्म में, कॉयल के फॉर्म में, एंड पेट्रोलियम के फॉर्म में। और एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो सभी जो है कार्बन से ही मिलकर बने हुए हैं। आर फूड मटेरियल लाइक ग्रेन्स मीन्स अनाज, पल्सेस, शुगर, टी एंड कॉफ़ी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सभी जो है कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। मटेरियल लाइक कॉटन, सिल्क, वुल एंड नायलॉन एंड पॉलिस्टर, ये सभी जो हैं कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि कार्बन जो है कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मीन्स हमारी बॉडी जो है कार्बन की मिलकर बनी हुई है। हम जो फूड खाते हैं वो सारा का सारा कार्बन से मिलकर बना हुआ है। हम जो क्लॉथ्स पहनते हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं कार्बन से ही मिलकर बना हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि कार्बन जो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक लाइन भी लिखी है कि इट इज़ वेरी क्लियर डैट कार्बन इज़ वेरी इमेंस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? टेस्ट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मटेरियल। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मटेरियल जो है कार्बन का बना हुआ है या नहीं? मीन्स किसी मटेरियल में कार्बन प्रेजेंट है या नहीं, वो हम कैसे पता करेंगे? ठीक है। तो कैसे पता करेंगे? जैसे कि जब भी किसी मटेरियल में कार्बन होगा, तो उसको जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मीन्स एयर में हम उसे बर्न करवाएंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करेंगे, तो सॉल्यूशन का जो कलर है वो मिल्की हो जाएगा। इससे हम पता कर सकते हैं कि जो गैस निकला था मटेरियल को जलाने पर, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इससे हम पता कर लेंगे कि कोई मटेरियल कार्बन का बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ठीक है। अगर ये जो है टेस्ट नहीं देगा तो हम बोलेंगे वो जो मटेरियल है वो कार्बन का नहीं मिलकर बना हुआ है। और अगर ये टेस्ट देगा तो हम बोलेंगे कि मटेरियल जो है कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। चलिए आगे। आगे क्या है? आगे है कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड, है ना। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में मीन्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में जो हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, ओ आयनिक बॉन्ड के बारे में, उसी तरीके से जो है हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कार्बन जो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, पर ऐसा क्यों बनाता है उसको जरा हम देखेंगे। उससे पहले जो हमें ये देखना होगा कि इसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो हो जाएगा 2 4, मीन्स इसका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। ओ सॉरी, 4 है। अगर इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन अगर 4 है, तो इस ये क्या चाहेगा कि मैं जो हूँ अ, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एक नोबल गैस की तरह बना लूँ, है ना? नोबल गैस की तरह बना लूँ। तो वो क्या सोचेगा कि मैं जो है अपने आउटर मोस्ट सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन कर लूँ, है ना। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले कहीं से, तो 4 और 4 8 हो जाएगा, या फिर ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अगर ये निकल जाएगा तो ये टू टू जो है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, है ना।
पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन एटम इज वेरी स्मॉल ड्यू टू विच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियस। मीन्स कार्बन एटम जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण जो है न्यूक्लियस है जो वो न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बहुत तेजी स्ट्रांगली जो है बंधे हुए होते हैं। इसलिए जो है हम इलेक्ट्रॉन को जो है कार्बन से रिमूव नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये तो पहला प्रॉब्लम ये हो गया कि हम इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज दो जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के वो न्यूक्लियस द्वारा बहुत ही तेज़ी से जुड़े हुए हैं। तो फिर दूसरा यही तरीका है कि हम इसमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, पर ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए जो है हमें बहुत सारा एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर तो बहुत समस्या है कि नहीं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नहीं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो फिर ये करे तो करे क्या, है ना। तो ये क्या करता है, ये शेयरिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स का, शेयरिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स का, और ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 4 हुआ। मीन्स इसके आउटर मोस्ट सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बट इस आउटर मोस्ट सेल में जो है जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी वो एटम जो है स्टेबल होता है। तो ये स्टेबल तो है नहीं, तो फिर ये क्या करेगा, या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये कार्बन एटम जो है बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से जो है न्यूक्लियस जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से पकड़े रहता है, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं हो पाते। तो पहला समस्या तो ये हो गया। दूसरा समस्या ये है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐड भी नहीं हो सकते, बिकॉज बहुत सारा एनर्जी की जो है ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए। तो नहीं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है, नहीं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो फिर ये क्या करता है कि अपने चारों इलेक्ट्रॉन को जो है शेयरिंग कर देता है, और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये अचीव कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है ये अपने स्टेबिलिटी को जो है मेंटेन करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि कार्बन जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से जो है नोबल गैस की तरह बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। पर हमें पता है कि कोई भी एटम तभी स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अभी तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, पर अब देखिए ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर करके जो है शेयरिंग कर लिया, और यहाँ पर जो है एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। उसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, और यहाँ पर एक कार्बन दूसरा कार्बन जो है 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। फिर ये कार्बन भी इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डिंग किया है, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, और ये कार्बन भी जो इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया। उसी तरीके से इसने भी कर लिया है, और इस तरीके से जो है यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है एक कंपाउंड फॉर्म हो गया। और ये जो बॉन्ड तुम्हें दिखाई दे रही है ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है बॉन्ड बने हैं, इसलिए इसे हम कह रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से जो है कार्बन जो है अपने शेयरिंग से, अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिससे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि कार्बन जो है हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है। पर क्यों करता उसके बारे में भी मैंने बताया, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं तो ये लॉस कर सकता है, नहीं तो ये गेन कर सकता है। तो फिर इसके पास लास्ट ऑप्शन यही बच जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करे। तो ये शेयरिंग करके जो है अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, और इस तरीके से जो है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन जो है कार्बन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है कैटिनेशन, कैटिनेशन इज ए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन। आपने देखा होगा कि कार्बन के जो है बहुत सारे कंपाउंड्स है ना, हम जो है इस कार्बन के जो बहुत सारे कंपाउंड्स को देखते हैं,
हम जब हायर क्लास में जाएंगे तो इस इस कार्बन के ऊपर ही जो है एक जो है क्या बोलते हैं, एक बुक है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कार्बन के ऊपर ही है। वहाँ पर सिर्फ कार्बन 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 की बात चलती है। तो वो इसलिए कार्बन के इतने कंपाउंड इसलिए है क्योंकि ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है। मीन्स ये खुद से जो है जुड़कर जो है लॉन्गेस्ट चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, और इस तरीके से जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। चलिए आगे क्या है, आगे है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के जो है 3 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, कौन कौन? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरेंस, है ना। ये 3 हैं और इनका जो है देखिए ये है तो तीनों कार्बन ही, बट इनकी प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनमें जो है कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। इस वजह से जो है इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर नोट में मैंने लिखा भी है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है क्या है, डिफरेंट है। क्यों है? ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम आर डिफरेंट। ठीक है, मीन्स इसमें कार्बन का अरेंजमेंट अलग है, इसमें कार्बन का अरेंजमेंट अलग है, इसमें कार्बन का अरेंजमेंट अलग है। इस वजह से जो इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। हम जानते हैं कि डायमंड जो है सबसे हार्ड होता है, पर ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो देख रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है। और ये डिफरेंट क्यों आ रही है? क्योंकि इनका अरेंजमेंट, सिर्फ एटम का अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग है। इस वजह से जो ये इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो अब देखने वाले हैं कि आखिर जो है कार्बन जो है, कार्बन एटम जो है डायमंड में किस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले, ईच कार्बन इज लिंक्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। आप इस पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं कि ये रहा एक कार्बन, इस कार्बन से जो है 4 अदर कार्बन जो है लिंक है, अटैच्ड है बाय कोवलेंट बॉन्ड। मीन्स मतलब ये जो आपको इस तरीके का रेड कलर का जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हर एक कार्बन जो है 4 अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। आप कहीं भी देख सकते हैं, आप मान लो चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हो, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, एंड ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो हर एक कार्बन जो है 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच्ड है बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। और क्या है, 4 सराउंडिंग कार्बन एटम फॉर्म टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। क्या, कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं? टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन के अराउंड ये जो 4 कार्बन है, ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि डायमंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हम जानते हैं कि ये वर्ल्ड का जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, और क्या है, डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पर इसका रीजन क्या है? बिकॉज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डायमंड क्रिस्टल। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इस वजह से जो है ये नॉन कंडक्टर कहलाता है। और क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अब चलते हैं ग्रेफाइट की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या है जरा देख लेते हैं। ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कार्बन। मीन्स इसमें जो है लेयर्स पाए जाते हैं, ग्रेफाइट में लेयर्स पाए जाते हैं, और ये जो लेयर्स हैं वो आपस में वैंडरवॉल फोर्सेस द्वारा जो है जुड़े हुए होते हैं। ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड विथ 3 कार्बन एटम एंड fourth valence electron is free to move and therefore graphite conduct electricity। ठीक है, क्या है कि ग्रेफाइट जो है वो 3 डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है बाय कोवलेंट बॉन्ड, और इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है। इस वजह से जो है ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिकॉज इसके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी कंडक्शन पॉसिबल होता है जब उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो क्योंकि कार्बन ग्रेफाइट के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट शो करते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट
स्लीपरी टू टच। और डायमंड में क्या था, डायमंड जो था हार्ड था एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। बट ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट होता है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, और ये जो है लेयर्ड लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट के अंदर, बट डायमंड के अंदर जो है 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। ठीक है, एक बार देख भी लेते हैं, ये देखिए 3D लाइक स्ट्रक्चर है ना, 3D लाइक अरेंजमेंट है कार्बन एटम्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बकमिनिस्टर फुलरेंस है ना। बकमिनिस्टर फुलरेंस का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और इसमें जो है क्या है, क्लस्टर ऑफ कार्बन ऑफ 16 एटम, मतलब 16 कार्बन एटम जो है आपस में जुड़ते हैं और एक इस तरीके का जो है स्फेरिकल मॉलिक्यूल का जो है फॉर्मेशन करते हैं। ये देख रहे हो ना स्फेरिकल मॉलिक्यूल, ये कितने एटम से मिलकर बने हुए हैं, 16 कार्बन एटम से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, बकमिनिस्टर फुलरेंस इज ए फुटबॉल, फुटबॉल लिखना चाहिए था, फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल है ना। ये एक बिल्कुल फुटबॉल की तरह है ना, जिस तरीके से हमें फुटबॉल दिखाई देता है गोल, और उस तरीके इस तरीके का स्ट्रक्चर भी बना हुआ रहता है ब्लैक वाइट कलर का, उस तरीके से जो ये मॉलिक्यूल होता है, बकमिनिस्टर फुलरेंस होता है। और ये 16 कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ होता है, और ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये ना ही तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ना ही तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में पढ़ा क्या। डायमंड के बारे में पहले पढ़ा जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इनका जो एटम्स हैं कार्बन एटम्स है वो 3D अरेंजमेंट होता है कार्बन एटम्स का। ठीक है, फिर आए हम ग्रेफाइट के ऊपर। ग्रेफाइट में क्या है, लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और ये जो है सॉफ्ट होते हैं। फिर आया बकमिनिस्टर फुलरेंस में 16 कार्बन का एटम्स होते हैं, ये आपस में अरेंज होकर जो है स्फेरिकल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कहते हैं, और ये जो है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। ठीक है, और ये जो है ना ही तो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और ना ही तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितना भी कंपाउंड दिखाया गया है ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इन सभी में जो है कार्बन एटम्स आपको दिखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ 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 यहाँ, है ना। तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और आगे क्या है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ज़्यादातर जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स में पाए जाते हैं। देखिए अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि CO2 2 माइनस मीन्स कार्बोनेट आयन, HCO3 माइनस एंड साइनाइड आयन, ये जो है इनके पास कार्बन तो है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज दियर प्रॉपर्टी इज वेरी डिफरेंट देन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है, इस वजह से जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाते। और क्या है, 5 मिलियन ऑफ कार्बन कंपाउंड नॉन्स, मतलब समझ रहे हो कि कार्बन कंपाउंड्स के जो है 5 मिलियंस कंपाउंड है कार्बन के सिर्फ। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, और ये टेट्रा वैलेंसी इनकी होती है, मीन्स ये जो है 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, एंड ये जो है खुद से भी लिंक होकर जो है एक लॉन्गेस्ट चैन, ब्रांच चैन एंड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस वजह से जो है इनके इतने सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, और क्या है, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आगे देखते हैं, आगे हाइड्रोकार्बन क्या है, जो कि हमें इस चैप्टर में जो इसी के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करना है, इस हाइड्रोकार्बन पे। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कंपाउंड्स विच मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, मतलब ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से ही सिर्फ मिलकर बने हुए होते हैं,
उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। आप यहाँ पर देख सकते हो मीथेन CH4, C2H6, इथेन C2H4, इथीन C2H2, इथाइन, ये सारे क्या हैं और हाइड्रोकार्बन है। ये हाइड्रोकार्बन क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से ही मिलकर बने होते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन को जो है क्लासिफाई किया गया है कि डिवाइड किया गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर अगर हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और अल्केन किसे कहेंगे? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो उसे हम अल्केन कह देंगे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो हम उसे कह देंगे अल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम कह देंगे अल्काइन। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हाइड्रोकार्बन को जो है क्लासिफाई किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? बॉन्ड्स, मीन्स कार्बन कार्बन में किस तरीके के बॉन्ड्स पाए जाते हैं उसके बारे में। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब एक कार्बन का एटम और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एंड एक किसी दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। उसी तरीके से डबल बॉन्ड टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। ट्रिपल बॉन्ड शेयर ऑफ थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमने समझ लिया। आगे चलते हैं। आगे क्या है? जनरल फॉर्मूला, मीन्स अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए पहले। CnH2n+2, ये क्या होता है? अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है। और इसको याद करने का एक दूसरा तरीका भी ये है कि 2 हाइड्रोजन इज मोर देन डबल द कार्बन एटम, मीन्स जितने कार्बन एटम होंगे उसका डबल से 2 ज़्यादा। ठीक है। मान लो कि किसी हाइड्रोकार्बन किसी अल्केन में कार्बन जो है 5 है तो हाइड्रोजन उसमें कितने हो जाएंगे? 5 दूनी 10 + 2 तो 12 हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप देखिए, जैसे कि मीथेन बोला, क्या बोला? मीथेन बोला। तो मीथेन में नंबर ऑफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अगर यहाँ पर एन की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 1 जा 2 + 2 4, तो यहाँ पर हो जाएगा मीथेन CH4, जो कि क्या होता है? मीथेन होता है। अभी हम नोमेनक्लेचर भी आगे पढ़ेंगे, पर हम अभी ये जान लेते हैं कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्केन अल्कीन अल्काइन का। ठीक है। उसी तरीके से अल्कीन का क्या होता है? CnH2n। और इसको याद करने का दूसरा तरीका क्या है? हाइड्रोजन एटम जो होगा इज एग्जैक्टली डबल द कार्बन एटम, मीन जितने कार्बन एटम होंगे उसका डबल हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर n की वैल्यू 5 रख दिया मैंने, तो C5H25, तो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा C5H10। ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए कि n की वैल्यू मैंने 2 रख दिया तो यहाँ पर C2H2 × 2 4, तो ये हो जाएगा C2H4। और C2H4 को हम क्या कहते हैं? इथीन कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो है अल्कीन का जनरल फॉर्मूला हो गया। अब अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर -2 होता है, मीन्स 2 हाइड्रोजन इज लेस देन डबल द कार्बन एटम, मीन्स जितना कार्बन एटम होगा उसके डबल, हाइड्रोजन एटम जो होगा उसके डबल के 2 कम होगा। मीन्स अगर मान लीजिए कि कार्बन एटम जो है 4 है तो हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 -2 मीन्स 6, तो हो जाएगा 4H6, है ना। तो C4H6 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन याद कर सकते हैं। और इस टेबल के थ्रू भी आप देख सकते हो अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4, प्रोपीन का होता है C3H6, ब्यूटीन का होता है C4H4, इथाइन का होता है C2H2, प्रोपाइन का होता है C3H4, ब्यूटाइन का होता है C4H6, इथेन का होता है C2H6, प्रोपेन का होता है C3H8, ब्यूटेन का होता है C4H10, पेंटेन का होता है C5H12। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जितना कार्बन एटम है उसके डबल का +2 है, जो कि यहाँ पर मैंने बताया भी है।
अल्कीन में जितना कार्बन एटम उसका डबल हाइड्रोजन एटम होता है, यहाँ बताया भी है। जितना कार्बन एटम होता है, जितना कार्बन एटम होता है उसका डबल का हाफ, तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, तो अल्केन मॉलिक्यूल से, किससे, अल्केन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर कर जो है अल्काइन ग्रुप फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि देखिए मीथेन है। मीथेन में क्या होता है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन को जो है रिमूव कर दीजिए, तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कह देंगे मिथाइल ग्रुप। जो ग्रुप बनेगा उसे हम कहेंगे मिथाइल ग्रुप। आप देख सकते हो कि एक हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पर CH3 नाम का जो है एक ग्रुप बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे मिथाइल ग्रुप। उसी तरीके से इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो C3H2 बन जाएगा। उसी तरीके से प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH3CH2CH2, जिसे हम क्या कह देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपाइल ग्रुप। ये क्या हो जाएगा, इथाइल ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अल्काइल ग्रुप होते हैं। आगे क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मीन किस तरीके से जो है हम किसी, जो अभी मैं बोल रहा था, इथेन, मीथेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटाइन, है ना, इस तरीके से जो मैं नाम ले रहा था, इसको हम किस तरीके से जो है किसी कंपाउंड का जो है नेमिंग करते हैं उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है बहुत ही ध्यान से देखिए आप, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स बेसिकली हम यहाँ पर तो हाइड्रोकार्बन पर ही फोकस करेंगे, तो हाइड्रोकार्बन का जो है नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसके बारे में। अब ये जो नॉमेनक्लेचर है वो 2 तरीके से किया जाता है, एक कॉमन नेमिंग, एक होता है IUPAC नेमिंग, है ना। अब हम सब का भी तो नेमिंग देखते होंगे ना, कि घर पे जो है हमारा कुछ और नाम होता है और स्कूल में जो हमारा नाम होता है वो कुछ और होता है ना। तो हमारा भी जो है डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है, और हमारे दोस्तों के बीच जो है और कुछ नाम होता है ना। उसी तरीके से जो है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी जो है अलग अलग तरीके से नेमिंग किया जाता है, जिसमें से एक है IUPAC नोमेनक्लेचर एंड दूसरा है कॉमन नेमिंग। ठीक है, एंड IUPAC का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आता है कभी कभी फॉर्मूल, क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो याद रख लेना। ठीक है, क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लीजिए, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन होगा तो उसे हम कह देंगे मिथ, इथ, 3 होगा तो प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 हो जाएगा तो उसे हम कह देंगे पेंट, और 6 होगा तो इसे कह देंगे हैक्स, 7 होगा तो इसे हम कह देंगे हैप्ट, 8 होगा तो इसे हम कह देंगे ऑक्ट, 9 होगा तो उसे हम कह देंगे नॉन, और अगर 10 होगा तो उसे हम कह देंगे डेक। और एक और चीज़, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हुआ तो उसे हम कह देंगे एन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तब हम लिखेंगे ईन, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम कहेंगे आइन। ठीक है, चलिए ये चीज़ याद होना चाहिए, तभी जो है आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से जो वीडियो को पीछे कीजिए और इसको समझिए कि मैं क्या कहाँ हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चैन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखते हैं नेमिंग किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में। सबसे पहले फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चैन इन हाइड्रोकार्बन, मतलब आपको जो भी हाइड्रोकार्बन देगा उसमें सबसे पहले आपको जो है लॉन्गेस्ट कार्बन की चैन ढूंढनी है। ठीक है, दूसरा क्या देखना है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एज साइड चेन आर कंसिडर्ड एज सब्सटीट्यूएंट एंड नेम सेपरेटली। देखिए अगर लॉन्गेस्ट चेन के अलावा दूसरा चीज भी अगर ब्रांचिंग आपको दिखाई देती है तो आप उसको जो है क्या समझेंगे, सब्सटीट्यूएंट की तरह उसे कंसिडर करेंगे, और इस सब्सटीट्यूएंट का जो नेमिंग है उसको आप अलग से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सच अ वे that alkyl group means substituent get the lowest position। ठीक है, क्या कह रहा है कि देखिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है,
अगर आपको ब्रांचिंग मिल जाती है, मीन्स सब्स्टिट्यूएंट मिल जाता है, तो उनकी नेमिंग अलग से करना है। इतना हो जाने के बाद जो है तीसरे स्टेप पे क्या करना है, कार्बन का जो है नंबरिंग करना है। पर नंबरिंग आपको इस तरीके से करना है कि सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन मिले सबसे पास मिले। क्या मिलना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सबसे लोवेस्ट मिलना चाहिए। अच्छा चलिए आगे, नोमेनक्लेचर ऑफ कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, मीन्स सिंगल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, एन से। डबल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इन से। एंड ट्रिपल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर आइन से किया जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिए आप, मुझे किस तरीके से जो है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग करना है, वो इसके अकॉर्डिंग करना होगा। ठीक है, कैसे करना होगा, अगर आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है किसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, तो उसकी सबसे पहले पोजीशन लिखिए, और वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लिखिए, फिर पेरेंट हाइड्रोकार्बन लिखिए, है ना। तो इस तरीके से जो है हम नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, वहाँ से जो है आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, इनको जो है हम एक एक करके जो है सभी को जो है हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। तो इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, एक एंड एक, दो कार्बन है। तो दो के लिए मैंने क्या यूज करने के लिए बोला था, दो के लिए मैंने बोला था इथ यूज करना। तो दो कार्बन के लिए हो गया इथ, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बोला था लिखने के लिए, एन बोला था लिखने के लिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथ एन। तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढिए पहले, ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम है, एक दो तीन, तीन कार्बन हो गए। और तीन के लिए मैंने क्या बोला था, तीन के लिए मैंने बोला था प्रॉप यूज कर लेना, और उसमें अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन यूज कर लेना। तो देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एंड तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए प्रॉप हो गया, एंड सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर हो गया एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रॉप एन। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वही हमारा मेथड रहेगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ लीजिए। अब इसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन कितना है वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है। और 5 के लिए मैंने पेंट यूज करने के लिए बोला था, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पर एन लगा दीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, अब जरा सब्स्टिट्यूएंट वाले सवाल देखते हैं, है ना, कि सब्स्टिट्यूएंट में किस तरीके से जो है नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब देखिए, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए, ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और मैंने बोला था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अलावा जो ग्रुप बच जाएगा उसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और मैंने बोला था कि सब्स्टिट्यूएंट का जो नेमिंग है उनको अलग से करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लिया, है ना, और देख लिया एक दो तीन, तीन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, और इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट की पहले पोजीशन, सबसे पहले नंबरिंग की जाती है। तो इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, 1 पोजीशन, इसको दे दिया 2 पोजीशन, और इसको मैंने दे दिया 3 पोजीशन। तो ये सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पर आए, सेकंड पोजीशन पर आए। इसको मैंने 2 नंबर दिया है ना, तो ये 2 नंबर पर आए। अब दोनों पर ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 2, क्योंकि 2 मिथाइल है और एक ही पोजीशन पर है, तो 2 2 लिख दिया। उसके बाद डाई, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 1 होगा, 2 होगा तो डाई लिख देंगे, 3 होगा तो ट्राई लिख देंगे, इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर डाई लिख दिया। और यहाँ पर क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल मैंने बताया था कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो जो ग्रुप बनता है उसे हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। तो आप देख सकते हो यहाँ पर CH3, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया मिथाइल। ठीक है, और क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन। अब क्योंकि 1 2 3, 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोप, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा एन। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, तो इस तरीके से नेमिंग की जाती है। चलो आगे देखते हैं, और बेटर समझ में आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ लिया। अब यहाँ पर नंबरिंग करने के लिए बोला था, तो 1 2 3 4,
इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट आता है वो दो नंबर पोजीशन पर आता है। अब मान लो किसी ने इधर से नंबरिंग कर दिया तो 1 2 3, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 3 नंबर पर आ रहा है। तो अब ये वाला नंबरिंग सही है कि ये वाला नंबरिंग सही है? तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि हमें इस तरीके से नंबरिंग करना है कि सब्स्टिट्यूएंट जो है लोवेस्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई करे, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा, क्योंकि इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग जो है सब्स्टिट्यूएंट जो है 2 नंबर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है और इधर से जो है 3 नंबर ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कौन सा सही रहेगा? ये वाला, क्योंकि लोवेस्ट पोजीशन जो है सब्स्टिट्यूएंट को मिलना चाहिए, तो ये नंबरिंग सही होगी। तो इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग जो है इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बतानी होती है, 2 नंबर पर है तो 2 लगा दिया, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर लगा दिया 2 मिथाइल। और 4 कार्बन की चैन है तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूट। 4 के लिए मैंने बोला था ब्यूट लगाना है, देखिए यहाँ फिर से 4 के लिए ब्यूट, तो यहाँ पर हो गया ब्यूट, ठीक है ब्यूट। और इनके बीच में जो है सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर हो जाएगा एन, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरीके से नेमिंग की जाती है। अब जरा डबल बॉन्ड का नेमिंग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला था? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ लीजिए, ढूंढ लिया। अब इसमें डबल बॉन्ड है तो नेमिंग कैसे किया जाएगा? 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रॉप, एंड डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए मैंने बोला था ईन लगाना है, तो ये हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन, ठीक है। आगे देखते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढिए, ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। अब इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में देखिए कि बॉन्ड कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 के लिए हो जाएगा हेप्ट, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टाइन, ठीक है। 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 के लिए प्रॉप, इसी तरीके से एग्जाम्पल हो जाएगा 3 के लिए प्रॉप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम नेमिंग करते हैं, ठीक है। इसमें एक और कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये लॉन्गेस्ट चेन हमने क्यों ढूंढा, हम इसको ले लें तो क्या कोई दिक्कत है क्या? तो नहीं, आप इसको भी ले सकते हैं। आप इसको भी लोगे तो फिर नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा, 1 2 और यहाँ पर 3, तब भी जो है सब्स्टिट्यूएंट जो है दूसरा नंबर ही पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, तो उस केस में भी जो है नेमिंग यही आने वाला है, ठीक है। तो आप कैसे भी कीजिए, बट आप जो कार्बन चेन ढूंढने वाले हैं उस कार्बन चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन नंबर ऑफ एटम होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो है हम नेमिंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, उसे हम कहते हैं आइसोमर्स, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए C4H10, 4 कार्बन है 10 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया? अल्केन है। अल्केन में 4 कार्बन है तो 4 के लिए ब्यूट, तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया? ब्यूटेन हो गया, ठीक है। अगर ब्यूटेन है तो इनका स्ट्रक्चर देख लेते जरा, एक इस तरीके से हो गया और एक इस तरीके से हो गया। इसमें भी आप देख सकते हो कि कार्बन 4 ही है, हाइड्रोजन 10 ही है। इसमें भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, तो ये दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हुआ बट इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि अलग अलग है। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और इसमें एक ब्रांचिंग है, मिथाइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? डिफरेंट है, बट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है ना। C4H10 ही है दोनों के केस में। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स, मीन्स ये एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ऑल द आइसोमर ऑफ पेंटेन। अब देखिए 5 कार्बन है एंड 12 हाइड्रोजन है, तो ये क्या है? एक अल्केन है, क्योंकि जितना कार्बन है उसका डबल का 2 प्लस है ना, मतलब 5 दूनी 10, 10 दो 12, तो अल्केन है। अल्केन में क्योंकि ये 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा पेंट, और सिंगल बॉन्डिंग है तो एन, तो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, इसका जरा नेमिंग करके देखते हैं, जरा नेमिंग कैसे करोगे? 1 2 3, राइट। अब 2 पर ये सब्स्टिट्यूएंट आया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, और ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन थी तो 3 के लिए क्या होता है? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इसका नेमिंग हो जाएगा। और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? 4 कार्बन चेन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, तो ब्यूटेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन,
ठीक है। तो आप देख सकते हो कि नेमिंग यहाँ पर जो है चेंज हो गया, मीन्स इनका जो है स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, हम आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 कार्बन का मैंने लॉन्गेस्ट चेन बना दिया। अब इसमें क्या कर दिया मैंने, ब्रांचिंग कर दिया, और इसमें भी जो है मैंने डबल सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें भी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन है, इसमें भी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन है, इसमें भी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन है, बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इस वजह से जो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए। ठीक है। अब एक नोट लिखा है, उसको जरा देख लेते हैं। क्या लिखा है, आइसोमर्स इज पॉसिबल ओनली विथ हाइड्रोकार्बन हैव 4 और मोर कार्बन। मीन्स हम आइसोमर्स तभी बना सकते हैं जब हाइड्रोकार्बन में 4 या 4 से अधिक कार्बन प्रेजेंट हो। मान लो कि यहाँ पर 4 ना होकर 3 कार्बन एटम होता, तो 3 कार्बन एटम का आइसोमर नहीं बनता। या तो आप 4 लाइए या 4 से ज़्यादा लाइए, तभी जो है आइसोमर पॉसिबल है। तो 4 कार्बन का जो आइसोमर जो है 2 होता है, एंड 5 कार्बन एटम का जो है आइसोमर 1 2 3 3 होता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जरा देख लेते हैं। ए होमोलोगस सीरीज इज a group of organic compounds having similar structure and similar properties which successive in which successive compound differ by CH2 group। अब देखिए यहाँ पर अल्केन है, अल्केन है, और अल्केन में जो ये सारे के सारे क्या है, कंपाउंड्स। ठीक है। अब इन कंपाउंड को जरा ध्यान से देखिए कि ये पहला कार कंपाउंड और ये दूसरा कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड में जो है कितने का डिफरेंस है, एक कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। आप देख सकते हैं ना कि CH2 का डिफरेंस यहाँ पर भी है, और इन सब की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है, और इनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है। स्ट्रक्चर कैसे, इन सभी में जो है कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ग्रुप को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो अल्केन जो है एक होमोलोगस सीरीज फॉर्म करते हैं, उसी तरीके से अल्कीन भी फॉर्म करते हैं, उसी तरीके से अल्काइन भी फॉर्म करते हैं। इसमें भी जो है कोवैलेंट बॉन्ड है, और हर एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप से जो है CH2 ग्रुप द्वारा जो है डिफरेंट है। मीन CH2 एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, कंपाउंड्स के दूसरे ग्रुप में जाते हैं, तो जो एटम्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, CH2 डिफरेंस है। आप देख सकते हो यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर कार्बन 3 है, तो कार्बन में डिफरेंस कितना आया, एक कार्बन का डिफरेंस आया, एंड CH4 एंड CH6, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना आया, H2 का आया। तो यहाँ पर पूरा का पूरा अगर हम मोलिक्यूल की बात करें कितना डिफरेंस आया, तो CH2 का डिफरेंस आया। आप कहीं से भी देख लीजिए, आप यहाँ से मान लीजिए देख लीजिए, इसके और इसके बीच में आप चेक करना चाहते हैं। ठीक है। तो आप देखोगे 5 कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन, तो कार्बन कितने का डिफरेंस आ गया, एक कार्बन का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पर 10 हाइड्रोजन, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना आ गया, 2 का। तो यहाँ पर भी देख रहे हो कि CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है। उसी तरीके से आप इसमें भी देख सकते हैं CH6 एंड C5H8। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि कार्बन का जो है एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है होमोलोगस ये सारे कंपाउंड जो है फॉर्म करते हैं। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, होमोलोगस सीरीज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है, जिसमें जो है स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, और हर एक ग्रुप जो है, हर एक इन ग्रुप में जो है हर एक कंपाउंड जो है CH2 ग्रुप से जो क्या होता है, डिफर होता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो क्या करता हो, किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता हो, मीन्स डिसाइड करता हो, बताता हो। जैसे मान लीजिए कि किसी कार्बन कंपाउंड के आगे जो है ये एक्स लगा हुआ है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन फैमिली, मीन्स कोई भी क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है। आप इस कंपाउंड को जरा देखिए कि इस कंपाउंड में जो यहाँ पर Cl ग्रुप लगा हुआ है, जिसके कारण इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, क्लोरोप्रोपीन इसका नाम हो जाएगा, है ना। और इसकी जो है प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो Cl ग्रुप लगा हुआ है,
हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ है, ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। आप देखिए दूसरा ही केस देखिए, अल्कोहल का देखिए, अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, और ये आपस में जुड़कर जो है एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ एटम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये अगर किसी कंपाउंड के साथ जुड़े मिल गए तो ये क्या करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देते हैं, अल्कोहल, है ना, अल्कोहल ग्रुप में, अल्कोहल की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसी तरीके से CHO ग्रुप होगा, मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो वो कंपाउंड जो होगा एल्डिहाइड ग्रुप में आ जाएगा। उसी तरीके से कीटोन ग्रुप, अगर ये वाला ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा किसी कंपाउंड के अंदर, तो वो कीटोन ग्रुप में आ जाएगा। उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, मीन्स COOH ग्रुप हुआ, तो वो जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आ जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, एल्डिहाइड किसे कहेंगे, जिसमें ये वाला ग्रुप हो, CHO वाला ग्रुप हो। कीटोन किसे कहेंगे, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला ग्रुप हो। कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहेंगे, जिसमें COOH ग्रुप हो, है ना, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप हो, ठीक है। अल्कीन ग्रुप किस में होगा, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। उसी तरीके से जब ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसे हम अल्काइन कह देंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है फंक्शनल ग्रुप कर क्या रहा है, फंक्शनल ग्रुप जो है किसी भी कंपाउंड की जो है प्रॉपर्टीज को बताने का काम कर रहा है ना। ये क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर ये एटम भी हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम भी। यहाँ पर आप चारों केस में देख सकते हो कि ग्रुप ऑफ एटम जो है किसी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को बता रही है ना, प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर रही है ना। तो इस तरीके से जो है फंक्शनल ग्रुप को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो है इतना ही फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इनकी नेमिंग किस तरीके से किया जाता है। मीन्स हेलो एल्केन, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा, अल्कोहल के बारे में पढ़ा, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में पढ़ा। तो इनकी जो है नेमिंग किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में। अभी किसका नेमिंग करके आए हैं, अभी हम जो है हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करके आए हैं, जहाँ पर हमने क्या पढ़ा, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, है ना। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, हेलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की किस तरीके से जो है नेमिंग की जाती है उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। ढूंढ लिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये देखिए अब 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, मीन्स 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, तो 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 3 के लिए हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्डिंग है तो एन, और यहाँ पर जो है Cl मीन्स हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। और हेलोजन ग्रुप को जो है, जब भी आपको हेलोजन ग्रुप मिलेगा तो उसको जो है क्या करना है, देखिए यहाँ पर पहले देखिए, जब भी आपको हेलोजन ग्रुप मिल जाए किसी कंपाउंड में, तो आपको जो है प्रेफिक्स की तरह जो है, वहाँ पर प्रेफिक्स की तरह जो है आपको क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो या फ्लोरो, जिस तरीके का भी हेलोजन है, आपको जो है किसी कंपाउंड के आगे लगाना है, ठीक है। प्रेफिक्स का मतलब है हाइड्रोकार्बन के आगे लगाना है, और सफिक्स का मतलब है हाइड्रोकार्बन के पीछे लगाना है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेलोजन ग्रुप है तो 3 कार्बन का चेन है, तो 3 के लिए, अब मैंने हेलोजन ग्रुप है तो मैंने बोला हेलोजन के लिए जो है आगे लगाना ना, तो हेलोजन कौन सा हेलोजन है, क्लोरीन हेलोजन है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्लोरो। 3 कार्बन चेन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपीन, ठीक है। उसी तरीके से ब्रोमीन ग्रुप हुआ तो ब्रोमो लिख देंगे, 3 कार्बन चेन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोप्रोपीन, ठीक है। और बाकी के लिए क्या लगाना है, सफिक्स लगाना, सिर्फ हेलोजन के लिए जो है प्रेफिक्स लगाना, ठीक है। आप देख सकते हो कि अल्कोहल के लिए ऑल लगाना होगा हमें एज ए सफिक्स, और एल्डिहाइड के लिए अल लगाना होगा, कीटोन के लिए ऑन लगाना होगा, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक लगाना होगा, एंड अल्कीन के लिए जो है इन लगाना होगा, एंड अल्काइन के लिए जो है आइन लगाना होगा। जरा एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, देखिए C 3 कार्बन का चेन है और इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, तो OH ग्रुप को जो है एज ए सफिक्स लगाना है, ठीक है। तो आप देखिए 3 कार्बन चेन है तो 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्डिंग है तो एन, और यहाँ पर OH ग्रुप है तो यहाँ पर हो जाएगा ओल, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है। अब एल्डिहाइड देखिए, एल्डिहाइड में 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3 कार्बन चेन है, और इसमें जो है एक क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्डिंग है तो एन, और यहाँ पर CHO ग्रुप है तो उसके लिए सफिक्स क्या लगाना है, अल, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, और देख लीजिए कीटोन का, देख लीजिए कीटोन में आप देख सकते हैं कि CO ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, CO ग्रुप है। CO ग्रुप है तो उसके लिए क्या लगाना है, जब भी कीटोनिक ग्रुप होगा तो वहां पर ओन लगाना है। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्डिंग है तो एन, और यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है तो उसके लिए लगा देंगे सफिक्स ओन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक है, उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो चलिए अब नेमिंग जरा सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो एज ए प्रेफिक्स लगाना होता है तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोरो, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, और इसमें जो सिंगल बॉन्डिंग कार्बन कार्बन के बीच में तो यहाँ पर हो जाएगा एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से नेमिंग करना। आगे देखिए CH3 CH2 CH2OH है ना। अब आप देख सकते हो यहाँ पर OH ग्रुप है, OH ग्रुप के लिए क्या लगाना है, सफिक्स लगाना है। कौन सा सफिक्स लगाना, OL सफिक्स लगाना है। देखिए 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो N, और यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप है OH फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर हो जाएगा ओल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, अब आगे देखते हैं CH3 CH2 ये, और यहाँ पर एक कार्बन है तो 3 कार्बन का चेन है तो 3 कार्बन के चेन के लिए प्रोप लगा देंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर एन हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, तो यहाँ पर हो जाएगा ओल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, 3 कार्बन की चेन है और यहाँ पर CHO ग्रुप है, मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 3 के लिए हो जाएगा प्रोप। मतलब देखिए इसी को जो है थोड़ा इस तरीके से, जो ये जो हाइड्रोजन को जो ये कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको जो है इस तरीके से बॉन्ड के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट किया गया, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड करके दिखाया गया। मतलब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम ही है। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं, इसको जो है थोड़ा क्या किया गया, हाइड्रोजन एंड कार्बन के बॉन्ड को दिखाया गया, यहाँ पर नहीं दिखाया गया, कंडेंस फॉर्म में लिखा गया। देखिए 3 कार्बन का चेन था और यहाँ पर जो है एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन, एंड यहाँ पर जो है एक कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पर हो जाएगा अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, अब देखिए जरा कार्बोक्सिलिक कीटोन के लिए किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए, 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 के लिए ब्यूट होता है, हमने पीछे देख रखा है कि 1 के लिए मिथ होता है, 2 के लिए इथ होता है, 3 के लिए प्रॉप होता है, 4 के लिए ब्यूट होता है, 5 के लिए पेंट होता है, एंड सो ऑन, है ना। तो 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन, और इसमें जो है कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो कीटोन के लिए जो है सफिक्स क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। और एक और चीज यहाँ पर जो है ई जो है रिमूव करना है, जब भी हम इसको लिखेंगे ना तो यहाँ से ई को जो है रिमूव करना। आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो ई रिमूव कर दिया गया है, यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ पर ई रिमूव किया गया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो ई रिमूव किया गया है, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेनॉन, है ना। तो हमें क्या करना है, अल्केन अल्कीन या अल्काइन में से जो है ई को जो है रिमूव करना है, जब भी अगर इस तरीके का प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, अब आप आगे देखिए सी सी 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर एन हो जाएगा, और यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COOH, मतलब COOH ग्रुप है, मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए सफिक्स क्या लगता है, ओइक लगता है, ओइक एसिड। और यहाँ पर भी देखिए आप कि ई जो है यहाँ से गायब हो गया है ना, तो ई हमें हटाना है वहाँ से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरीके से जो है जब किसी हाइड्रोकार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप हो आ जाते हैं तो उनकी नेमिंग कुछ इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा, एंड अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो किस तरीके से उनकी नेमिंग की जाती है, ये सभी चीज़ें जो है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, आगे मैंने एक क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी का, जरा इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हमें जो इनका जो नेमिंग लिखना है, किस तरीके से नेमिंग करेंगे जरा देखिए। मैंने क्या बताया
कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ लिया। कितना कार्बन चेन है, कितने कार्बन की चेन है, तो 2 कार्बन की चेन है, 1 एंड 1 2। एंड यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमीन, मीन्स हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है एंड हेलोजन फंक्शनल ग्रुप के लिए जो है हम प्रेफिक्स यूज करते हैं, है ना। तो क्योंकि ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो जाएगा, अगर क्लोरो होता क्लोरीन होता तो क्लोरो यूज कर लेते, फ्लोरीन होता तो फ्लोरो यूज कर लेते, आयोडीन होता तो आयोडो यूज कर लेते, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर ब्रोमो है तो यहाँ पर ब्रोमो हो गया, 2 कार्बन की चेन है तो इथ हो जाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर हो जाएगा इन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। आगे देखते हैं, आगे क्या है, CHO ग्रुप है एंड इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, मिथ यूज होता है, सिंगल बॉन्ड है तो N हो गया, एंड बेंजेल सॉरी एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप है तो यहाँ पर अल हो गया, तो इसका नाम हो गया मिथेनॉल। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वही हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, एंड इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइन सॉरी आइन ग्रुप है। आइन मतलब ये एक अल्काइन है, अल्काइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जो है कितने कार्बन वो देखते हैं, तो 6 कार्बन, तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्स, और यहाँ पर जो है ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो और जब कार्बन कार्बन के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम आइन यूज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साइन, तो इसका नाम हो गया हेक्साइन। ठीक है, तो आई होप जो है आपको पूरा जो है नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा, कुछ क्वेश्चंस करवाए, एग्जाम्पल करवाए, उसके थ्रू आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये पूरा जो था नोमेनक्लेचर के बारे में था कि किस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करते हैं, और है ना, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अगर इंट्रोड्यूस हो जाए तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर पार्ट खत्म हो गया, एंड एक एक्सटर्नल एक और टॉपिक आता है, डेट इज कोयल, मीन्स कोयला। कोयला किस तरह क्या होता है, इसको हम ये जो है किस तरीके से बना है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन का जो है ये लास्ट टॉपिक है। कॉइल क्या है, तो इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड नाइट्रोजन सल्फर कंपाउंड। तो कॉइल क्या है, कॉइल जो है एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, कार्बन के कंपाउंड का, हाइड्रोजन के कंपाउंड का, ऑक्सीजन के कंपाउंड का, नाइट्रोजन के कंपाउंड का एंड सल्फर के कंपाउंड का। तो देख सकते हैं कि कार्बन जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्योंकि ये जो है मिक्सचर है किसका, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपाउंड का, नाइट्रोजन सल्फर के कंपाउंड का। ठीक है, तो ये हो गया कॉइल के बारे में। हाउ कॉइल वॉज फॉर्म्ड, मतलब कॉइल किस तरीके से फॉर्म हुआ, कोयला किस तरीके से जो है फॉर्म हुआ उसके बारे में। तो जरा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। इट इज़ बिलीव डेट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मतलब लाखों साल पहले, ड्यू टू अर्थक्वेक, भूकंप के कारण, या वॉल्केनो मतलब वॉल्केनो इरप्शन के कारण, मीन्स ज्वालामुखी फटते हैं ना, या अर्थक्वेक के कारण जो है क्या हुआ था कि फॉरेस्ट वर वरिड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मीन्स वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक के कारण जो है जितने भी फॉरेस्ट थे वो धरती के अंदर जो है समा गए थे, जिसके कारण क्या हुआ, ये क्या हो गया, गॉट कवर्ड विथ सैंड क्ले एंड वाटर, है ना, ये क्या हो गए, सैंड क्ले एंड वाटर से जो है कवर्ड हो गए, और कवर्ड होने के कारण कवर्ड हो गए, एंड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ एयर वुड, मतलब फॉरेस्ट जो है अर्थ के नीचे चला गया। अब फॉरेस्ट जो है अर्थ के नीचे चला गया तो क्या होगा, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ, प्रेशर बढ़ा, जिसके कारण जो है लकड़ियाँ जो थी, फॉरेस्ट में जो लकड़ियाँ थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो कोयल में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से जो है कोयला जो है फॉर्म हुआ था। फिर से एक बार देख समझ लेते हैं कि इस मतलब कोयल जो है बना किस तरीके से था। तो लाखों समय पहले जो है ऐसा माना जाता है कि लाखों समय पहले जो है अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो के कारण जो है फॉरेस्ट जो है वो धरती के अंदर समा गई थी, और ये जो है
सैंड, क्ले एंड वाटर से जो है कवर्ड हो गई थी, और धीरे धीरे जो है अर्थ का जो टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा हाई हुआ, जिसके कारण जो है फॉरेस्ट की जितनी भी लकड़ियाँ थी वो सारी की सारी जो है कॉयल में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से जो है कॉयल फॉर्म हुआ है। और ये जो है कॉयल जो है बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो इनको जो है हमें जो है बड़ा ही सावधानी से जो है यूज करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद जो है ये कॉयल जो है ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये था आज का चैप्टर, आज का टॉपिक। आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा। और अब आपको क्या करना है कि ये जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ उसका जो पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप जो है इसको डाउनलोड करके फिर से एक बार पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।